गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज लेक्चर हिंदी में है। टमाटर की वैज्ञानिक उत्पादन प्रौद्योगिकी। टमाटो की फसल उत्पादन हम हिंदी में पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 5 है और ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल स्पाइसेस कोर्स का है। यूनिट 2 लेक्चर नंबर 5। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे टोमेटो का। बॉटनिकल नेम इसका होता है सोलेनम लाइकोपर्सिकम। फैमिली इसकी है सोलेनेसी एंड इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो 2n=24 होता है। और इसको इंडिया में टमाटर को इंडिया में पुअर मैन ऑरेंज भी कहते हैं, जो कि एक सिंबल है। और इंग्लैंड में इसको लव ऑफ एप्पल के नाम से जाना जाता है। ये सिंबल है वहाँ का, इंग्लैंड का। और उसके बाद आता है इसका ओरिजिन प्लेस। ओरिजिन प्लेस इसका पेरू है, जो कि साउथ अमेरिका में एक शहर है। इसका जो एडिबल पार्ट है वो फ्रूट्स हैं। इसकी जो ऑनसेस्टर यानी कि जो इसकी पेरेंटल स्पीसीज है वो या वेराइटीज़ हैं वो सेरेसिफॉर्म है। लाइकोपर्सिकम सेरेसिफॉर्म वेराइटीज़ का जो ऑनसेस्टर है इसका, जो टोमेटो हम एडिबल टोमेटो खाने लायक जो टोमेटो होता है उसकी। टोमेटो सेल पॉलिनेटेड क्रॉप होती है और इसकी जो इन्फ्लोरेसेंस है इसको हम फोर्केड रेसिमसाइम बोलते हैं। और एंथर डहिसेंस लॉन्जिट्यूडिनली होता है, जिसको हम एंथर बोलते हैं। भारत में डॉक्टर जी कल्लू को टोमेटो का फादर ऑफ टोमेटो बोलते हैं। टोमेटो के पितामह बोला जाता है डॉक्टर जी कल्लू को, जिनकी एक बुक आती है टोमेटो नाम से, जिनको हम भारत में टोमेटो के फादर बोलते हैं। और अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात करें तो टोमेटो के जो फादर हैं उनको बोलते हैं डॉक्टर CM रिक, USA कैलिफोर्निया के एक प्रोफेसर हैं, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के, जिनको हम फादर ऑफ टोमेटो बोलते हैं इंटरनेशनल लेवल में। इसके बाद आते हैं टोमेटो में जो जीनोम सीक्वेंस है वो कब हुई थी, कितने साइज है। टोमेटो की जो जीनोम सीक्वेंसिंग है वो 2012 में आइडेंटिफाई की गई है। और टोमेटो की जो जीनोम की साइज है वो 950 MB है। टोमेटो की जो ऑयल परसेंटेज होती है, जिसको हम मैर्गरीन बोलते हैं, उसको हम 24% ऑयल परसेंटेज होता है टोमेटो में प्रेजेंट। और टोमेटो के जो पिगमेंट होते हैं वो डिफरेंट कलर डिफरेंट कंटेंट्स के से होते हैं। रेड कलर होता है लाइकोपिन की वजह से, और येलो कलर होता है बीटा कैरोटीन की वजह से, एंड टैंगरिन कलर होता है टैंगरिन कलर प्रोलाइकोपिन पिगमेंट्स की वजह से इसका टैंगरिन कलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, क्या इम्पोर्टेंस है इसका। न्यूट्रिटिव इम्पोर्टेंस ये होता है कि रिच विटामिन C प्रेजेंस होती है टोमेटो में। और 16 से 65 मिलीग्राम पर 100 ग्राम एडिबल फ्रूट ऑफ टोमेटो में प्रेजेंस होता है विटामिन C। लाइकोपिन 20 से 50 मिलीग्राम पर 100 ग्राम फ्रूट में होता है। और टोटल शुगर 25% राइप फ्रूट में पाई जाती है। अमीनो एसिड भी इसमें प्रेजेंट होता है, जो कि 100 से 300 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ टोमेटो में मिलता है। अगर हम टोमेटो से प्रोसेस्ड आइटम अगर बनाने हैं हमें, तो हम वो भी बना सकते हैं और बनाते भी हैं। जैसे पेस्ट्री बनाते हैं, प्यूरी बनाते हैं, सिरप है, सॉस है, केचप है, चटनी है, सौंफ है, ये सब हम इससे प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बना सकते हैं, जो कि सारे न्यूट्रिएंट्स हम इससे ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेडिसिनल यूज़। मेडिसिनल यूज़ में
टोमेटो को ब्लड प्यूरीफायर के रूप में यूज़ किया जाता है। ब्लड प्यूरीफायर के रूप में इसे माना जाता है। प्यूरीफायर का काम करता है ब्लड में, और प्रिवेंट माउथ कैंसरस प्रॉपर्टीज़ भी इसमें प्रेजेंट होती है, जो कि नर्वस सिस्टम में इसके जाती है टीथ के, और वो चेंज करती है। टीथ कैंसर को भी ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है आपकी इम्पोर्टेंट वैराइटीज़ कौन कौन सी होती हैं टोमेटो में। जैसे इम्पोर्टेंट वैरायटी है पूसा रोहिणी, पूसा उपहार, पूसा हाइब्रिड 2 एंड अर्का सम्राट, पूसा सदाबहार, पूसा हाइब्रिड 8, पूसा हाइब्रिड 4, पूसा हाइब्रिड F1, अर्का आभा एंड अर्का अभिजीत, अर्का आहुति एंड सिलेक्शन 11 से ये ली गई वैरायटी है। पूसा सीरीज की जितनी भी वैराइटीज़ हैं वो IARI इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली से रिलीज़ होती हैं। IARI बोलते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। पूसा में प्रेजेंट होता है, जगह का नाम है वो। अर्का रक्षक, अर्का सौरभ, अर्का श्रेष्ठा, अर्का, जितनी भी अर्का सीरीज वेराइटीज़ हैं ये हमारे IAHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर से रिलीज़ होती हैं। डिफरेंट टाइप की वेराइटीज़ हैं ये, डिफरेंट पर्पज़ इनके हैं। कुछ वैरायटी का यूज़ हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में करते हैं, कुछ वैरायटी का यूज़ हम फ्रेश मार्केट में करते हैं, कुछ वैरायटी को हम लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट में ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे कि पंजाब गौरव है, ये प्रोसेसिंग वैराइटीज़ हैं। इनके रेड कलर और बिग साइज़ का फ्रूट होता है। पलम पिंक, प्राइड, टोमेटो F1 हाइब्रिड, F1 टोमेटो हाइब्रिड 1 है ये भी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यूज़ होती है। सोलन बार, सोलनम गरिमा, ये सारी वैरायटी सोलन यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ से रिलीज वैराइटीज़ होती है। नेक्स्ट आती है चेरी टोमेटो। चेरी टोमेटो जो होता है वो छोटे साइज़ का टोमेटो होता है, बट उनकी वैरायटी अलग आती है, जिनकी चेरी साइज़ के फ्रूट्स होते हैं छोटे छोटे। नेक्स्ट आता है सॉइल एंड क्लाइमेट। टोमेटो के लिए जो सॉइल हमें चाहिए वो हम ग्रो कर सकते हैं बहुत सारे डिफरेंट टाइप की सॉइल में, परंतु उसमें सॉइल pH है वो 6 से 7 होना चाहिए। हैवी क्ले सॉइल इसके लिए बहुत अच्छी होती है। वेल ड्रेन्ड सॉइल होना चाहिए। रेड लॉमी सॉइल, रिच ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए इसमें, तो इसमें फसल का जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा होता है। क्लाइमेट जो होती है टोमेटो के लिए जो वार्म सीजन क्रॉप होती है, और बेस्ट फ्रूट कलर एंड क्वालिटी ऑब्टेन द टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर कलर डेवलपमेंट हो रहा है और फ्रूट डेवलपमेंट्स हो रहा है तो उसके लिए टेम्परेचर 21 से 24 डिग्री होगा, तो कलर आपका बहुत अच्छा आता है, रेड कलर के टोमेटो आते हैं। टेम्परेचर अबव 32 डिग्री सेंटीग्रेड एडवर्सली इफेक्ट ऑफ द फ्रूट सेट एंड डेवलपमेंट्स। अगर टोमेटो में कलर का जो डेवलपमेंट अगर 32 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा जाता है टेम्परेचर, तो एडवर्सली इफ़ेक्ट होता है उसका, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रोल ऑफ टेम्परेचर। आप देख सकते हैं डिफरेंट स्टेजेस में कितने टेम्परेचर की ज़रूरत है, वो ध्यान रखिए आप। टेम्परेचर स्टेज है आपकी जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन के टाइम पे 18 से 30 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होल क्रॉप उत्पादन के लिए चाहिए वो 20 से 24 डिग्री होता है। एंड लाइकोपिन प्रोडक्शन के लिए 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो पॉलिनेशन के लिए भी 21 डिग्री टेम्परेचर है। लाइकोपिन रिड्यूस हो जाता है अगर टेम्परेचर 27 डिग्री से ऊपर जाता है। और जो इसके लिए नॉट डिज़ायरेबल टेम्परेचर है, जो इसके लिए अच्छा नहीं माना जाता है, वो 16 डिग्री से कम और 27 डिग्री से ज़्यादा अगर होता है तो ये इस पर नेगेटिव असर छोड़ता है। एंड उसके बाद आते हैं हम लैंड प्रिपरेशन में। लैंड प्रिपरेशन में क्या कहते हैं, पिलाऊ
फाइन प्लाइंग करते हैं फील्ड की, फाइन टिल्थ गिविंग बाय द 4 to 5 प्लाइंग, 4 से 5 हम डीप जुताई करते हैं, एक बार डीप जुताई करते हैं, बाकी नॉर्मल प्लाइंग करते हैं हम। सफिशिएंट इंटरवल 7, 8, 5, 6 दिन में हम 2 जुताई को करना चाहिए, इंटरवल होना चाहिए। एंड शुड बी द डन प्रॉपर लेवलिंग, उसके बाद आप प्रॉपर लेवलिंग कर लीजिए बेड्स की, और उसके बाद आप बेड्स बना सकते हैं, फरो बना सकते हैं, और रिकमेंडेड स्पेसिंग के हिसाब से आप बेड बनाकर उस पर प्लांटिंग कर सकते हैं, तो कि बेल ड्रेनेज के लिए आसानी होती है। ड्रेनेज सिस्टम अगर अच्छा होगा तो रूट्स की ग्रोथ अच्छी होती है। उसके बाद लास्ट जुताई से पहले बेल डिकम्पोज्ड FIM का यूज़ किया जाता है, जो कि 25 टन पर हेक्टेयर होता है। थॉरली इनकॉर्पोरेट इन द टाइम ऑफ द लैंड प्रिपरेशन यूज़ हम कर सकते हैं, जिससे हमारा FIM सॉइल में मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट आता है प्रोपागेशन। नर्सरी बेड प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं कि टोमेटो सीड्स आर सोन नर्सरी बेड्स इन री सीडलिंग टू ट्रांसप्लांटिंग इन द फील्ड क्रॉप्स। जब हम टोमेटो को फील्ड में लगाते हैं तो उससे पहले हमें नर्सरी बनानी पड़ती है, इसकी सीडलिंग से ही ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। डायरेक्ट सीड सोइंग नहीं होता है, तो हमें सबसे पहले नर्सरी बनानी पड़ती है। नर्सरी बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, रेज्ड बेड की जो साइज़ होती है वो 3 मीटर लंबाई रखते हैं मोस्टली। अगर लंबाई आपको ज़्यादा चाहिए, एरिया आपका ज़्यादा है, तो आप लंबाई आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं। जिसकी जो चौड़ाई है वो सिर्फ 0.6 मीटर रखते हैं, यानी कि करीब 1 से 1.5 मीटर उसकी रख सकते हैं। 0.6 मीटर यानी कि 60 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लंबाई चौड़ाई रखते हैं, और जो उसकी हाइट है वो 10 से 15 सेंटीमीटर की हाइट रखते हैं, और हम बेड बना लेते हैं। 2 बेड के बीच में अबाउट 70 सेंटीमीटर डिस्टेंस की बिटवीन द 2 बेड्स के बीच में हम डिफरेंस रखते हैं, ताकि उसमें ऑपरेशंस जो हमें करने होते हैं, जैसे वाटरिंग है, बीडिंग है, ये जो ऑपरेशन हमें बेड्स में करने होते हैं वो हम आसानी से कर सकते हैं। सरफेस पर स्मूथली बेल लेवलेट करना चाहिए। उसके बाद मोर्टेलिटी को कम करने के लिए, जिसमें हमारे सीडलिंग के टाइम पे डंपिंग ऑफ डिजीज़ आती है, तो उसमें हमें सीड बेड को फर्स्ट वाटर से ड्रेंच कर देना चाहिए, और बाविस्टिन भी उसमें मिक्स कर देना चाहिए। 15 से 20 ग्राम पर 10 लीटर ऑफ वाटर से उसकी ड्रेंचिंग कर देना चाहिए बेड्स की, जिसके बाद हमें सीडलिंग शोइंग करना चाहिए। उसके बाद आता है आपका सीजन ऑफ प्लानिंग। सीड्स आर सोन ओनली जून से जुलाई में सोइंग करते हैं, और मानसून के आने पर, और उसके वो समर सीजन में स्प्रिंग समर क्रॉप्स सीड्स आर सोन इन नर्सरी इन नवंबर सीजन में ग्रो करते हैं। अगर हिल एरिया में कर रहे हैं आप, तो मार्च अप्रैल में सीड का सोइंग करते हैं। अगर नर्सरी के लिए जो हमें सीड रेट चाहिए वो 1 हेक्टेयर अबाउट द 1 हेक्टेयर लैंड्स के लिए 250 से 300 ग्राम ऑफ सीड सफिशिएंट होता है, जिससे हम सीडलिंग बना के लगा सकते हैं। शोइंग सीड्स आर ट्रीटेड विद द फंगल कल्चर। जब हम सीड की सोइंग करते हैं तो उसे ट्राइकोडर्मा विरिडी 4 ग्राम पर केजी ऑफ सीड के हिसाब से हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं। अगर ट्राइकोडर्मा नहीं है तो थायरम से भी कर सकते हैं, 2 ग्राम पर केजी ऑफ सीड से कर सकते हैं, जिससे डैमेज जो डंपिंग ऑफ का होता है वो रुक जाता है, और डंपिंग ऑफ डिजीज़ का इन्फेक्शन नहीं होता है। शोइंग शुड बी डन इन थाइनी लाइन एंड 10 से 15 सेंटीमीटर के डिफरेंस पर हम लाइन को बनाते हैं, और उसमें सीड सोइंग कर देते हैं। सीड सोइंग के बाद हम सीड सोइंग करते हैं हम 2 से 3 सेंटीमीटर की डेप्थ में हम सीड को गाड़ देते हैं, और उसके बाद फाइन लेयर सॉइल की डाल देते हैं ऊपर से। उसमें कंपोस्ट भी हो सकता है, कंपोस्ट मिलाएं तो और अच्छा जर्मिनेशन होता है। और लाइट वाटरिंग कर देते हैं बाय द वाटर कैन से। वाटर कैन के थ्रू ही फव्वारे से हमें उसमें पानी को देना चाहिए। बेड शुड बी कवर्ड विद द ड्राई स्ट्रॉ ग्रासेस एंड शुगर कैन लीव्स द मेंटेन द रिक्वायर्ड ऑफ द सॉइल टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन। जब हम उसमें लाइट वाटरिंग कर देते हैं तो उसके बाद हमें ड्राई लीफ से और शुगर कैन लीफ से या किसी से भी हम या पॉलीथीन से भी हम उसको कवर कर देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है टेम्परेचर और मॉइस्चर कंजर्वेशन होता है।
वाटर शुड बी डन इन कैन बी एज पर द स्टेज ऑफ जर्मिनेशन इज कम्प्लीट्स। वाटरिंग हम जब तक देते रहते हैं जब तक हमारी जर्मिनेशन नहीं हो जाता है कम्प्लीटली। एंड कवर ऑफ द ड्राई स्ट्रो ग्रासेस रिमूव इमीडिएटली आफ्टर द जर्मिनेशन इज़ कम्प्लीटेड। जैसे हमारा जर्मिनेशन कंप्लीट हो जाता है तुरंत हम उसको जो हमने कवर किया हुआ ग्रासेस था या पॉलीथीन थी उसे हम हटा देते हैं, नहीं तो उसमें स्टैंडिंग पोजीशन में प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो पाएगी और पेड़ टेढ़े हो जाएंगे। ड्यूरिंग द लास्ट वीक इन नर्सरी दी सीडलिंग्स में बी द हार्डनेड बाय द स्लाइटली विद होल्डिंग्स ऑफ दी वाटर। जब हमें प्लांटिंग करनी होती है तो उसके एक वीक लास्ट में सीडलिंग को हम वाटर देना कम कर देते हैं, जिससे उसमें हार्डनिंग आ जाती है और मेन फील्ड में हम ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। वो कब करते हैं कि सीडलिंग विद द 5 to 6 ट्रू लीव्स आर रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग विद इन 4 ऑफ शोइंग, 4th नाइट्स ऑफ शोइंग के हिसाब से 4-5 वीक के बाद हम उसको प्लांटिंग कर सकते हैं। ठीक है, 5 से 6 ट्रू लीव्स होना चाहिए जो इसके बाद हम उसे ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। टोमेटो की जो नॉर्मल स्पेसिंग है वो हम रखते हैं 75 से 90 सेंटीमीटर रो, और प्लांट टू प्लांट की हम 45 से 60 मीटर स्पेसिंग रख सकते हैं। ये डिपेंड करती है आपकी वेराइटीज़ और सीजन के हिसाब से। मेथड ऑफ प्लांटिंग में हमें क्या करना होता है कि सीडलिंग आर ट्रांसप्लांटेड इन फरो विथ रेस्ड इन केस ऑफ द हैवी सॉइल। अगर आप हैवी सॉइल में शोइंग कर रहे हैं तो ट्रांसप्लांटिंग के थ्रू ही हमें ट्रांसप्लांटिंग से ही की जाती है वैसे तो, लेकिन आपको फरो में लाइन सोइंग करना चाहिए। एंड प्री सोकिंग ऑफ एरीगेशन गिवन द 4 to 5 पीरियड ऑफ द ट्रांसप्लांटिंग। जो आपने बेड्स बनाए हुए हैं उनको प्री सोकिंग कर देना चाहिए पानी से 3 से 4 दिन के अंतराल में। 4 दिन पहले आप उसको प्री सोकिंग कर देते हैं, पानी दे देते हैं, जिसके बाद हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। बिफोर ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग शुड बी द डिप्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय नोवाक्रॉन। नोवाक्रॉन एक फंजीसाइड होता है जिसमें हम सीड को जब हम नर्सरी बेड से उखाड़ते हैं और इसमें नोवाक्रॉन में डाल देते हैं। नोवाक्रॉन 10 ml और या फिर डाइथेनियम 45 25 ग्राम पर 10 लीटर ऑफ वाटर में 5 से 6 मिनट्स के लिए उसको रख देते हैं। उसके बाद हम उसको ट्रांसप्लांटिंग करते हैं मेन फील्ड में। इवनिंग टाइम में हमेशा ट्रांसप्लांटिंग की जाती है और करना भी चाहिए। मैन्यूरिंग एंड फर्टिलाइज़र कैन बी रिकमेंडेड फॉर द टोमेटो कल्टीवेशन। अगर हम अच्छी क्रॉप लेनी है टमाटो की तो गुड ईल्ड के लिए हमें क्या करना होगा कि 15 से 20 टन वेल डिकम्पोज्ड FIM हम इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं लास्ट जुताई के बाद। और जनरली जो NPK का मिक्सचर हम अप्लाई यूज़ करते हैं वो 120 kg नाइट्रोजन और 80 की जो फास्फोरस एंड 50 kg हम पोटास का पर हेक्टेयर के हिसाब से यूज़ करते हैं, जो कि ऑप्टिमम ईल्ड के लिए सफिशिएंट होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि हाफ डोज नाइट्रोजन का देते हैं और फुल डोज हम P और K का देते हैं, फास्फोरस एंड पोटास का देते हैं टाइम ऑफ प्लांटिंग। उसके बाद हम जो बची हुई नाइट्रोजन है उसको 30 डेज़ के बाद आफ्टर द ट्रांसप्लांटिंग यूज़ की जाती है। एंड उसके बाद हमें क्या करना होगा कि एरीगेशन करनी होती है। तो टोमेटो इज़ द वेरी सेंसिटिव टू वाटर एप्लीकेशन। ये वाटर के लिए बहुत सेंसिटिव क्रॉप होती है। हैवी एरीगेशन इसके लिए प्रोवाइडेड आफ्टर द लॉन्ग स्पेल ड्राउट्स केसेस इंक्रीजिंग क्रैकिंग ऑफ द फ्रूट्स। जहाँ पे ड्राउट्स होती है वहाँ पे हैवी वाटर नहीं करते हैं ज़्यादा से, नहीं तो फ्रूट्स क्रैकिंग क्रिएट्स हो जाती है। फ्रूट क्रैकिंग एक डिजीज़ होता है, एक डिसऑर्डर्स होता है टोमेटो में, वो आ जाता है। शुड बी गिवन अवॉइड द लाइट एरीगेशन शुड बी द 3 to 4 डेज़ आफ्टर द ट्रांसप्लांटिंग। उसके बाद हम 3 से 4 दिन बाद हम उसमें एरीगेशन देना स्टार्ट कर देते हैं। एरीगेशन इंटरवल शुड बी अकॉर्डिंग टू द सॉइल। एरीगेशन हम सॉइल के हिसाब से देते हैं। जहाँ पर रेनी सीजन है, जैसे एरीगेटेड एरियाज़ हैं, वहाँ पे अलग अलग देते हैं। लेकिन एरीगेशन शुड बी डन 7 to 8 डेज़ इंटरवल ड्यूरिंग द खरीफ सीजन में हम यूज़ करते हैं। रबी सीजन में अगर हमें एरीगेशन देना है तो 10 से 12 दिन के अंतराल में देते हैं, और 5 से 6 दिन में हम समर सीजन में एरीगेशन यूज किया जाता है।
अगर हमें बीट कंट्रोल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें मैनुअल बीट कंट्रोल करना चाहिए। उसके बाद अगर मैनुअल बचता है तो हमें हर्बिसाइड का भी यूज़ कर सकते हैं। हर्बिसाइड में हम यूज कर सकते हैं, जैसे हमारा पेंडामेथिलिन है, ऑक्सीफ्लोराफेन है, इसको हम यूज कर सकते हैं। पेंडामेथिलिन का हम 0.75 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से यूज कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो ऑक्सीफ्लोराफोन का भी यूज कर सकते हैं, जो कि हमें 0.12 kg 0.12 kg के हिसाब से पर हेक्टेयर के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। और अगर बीट कंट्रोल करना है बिना केमिकल के तो प्लास्टिक मल्चिंग का भी यूज कर सकते हैं, जो ब्लैक कलर की ट्रांसपेरेंट कलर भी यूज कर सकते हैं, ब्लैक कलर की पॉलीथीन और ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन भी यूज कर सकते हैं, जो इससे हमारा बीट कंट्रोल हो सकता है और होता है। क्रॉप रोटेशन में हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम क्रॉप टोमेटो की लेते हैं उसके बाद हमें उसी फैमिली की क्रॉप नहीं ग्रो करना है, जैसे चिली है, ब्रिंजल है, कैप्सिकम है, टोमेटो है, टोबैको नहीं करना है। कुकुरबीट्स एंड अदर क्रॉप्स को हम ले सकते हैं। उसके बाद हम अगर कुकुरबीट्स नहीं लेना है तो सीरियल क्रॉप में आप ले सकते हैं, राइस है, कॉर्न है, सोरगम है, व्हीट, मिलेट्स, ये सब हम क्रूसीफेरीज फैमिली की आप क्रॉप ले सकते हैं, लाइक कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, नॉल खोल के ये आप ग्रो ले सकते हैं। ब्रोकली भी ले सकते हैं, और अगर रेडिश लेनी है तो रेडिश भी ले सकते हैं। कोई भी एक क्रॉप सेलेक्ट करके आप क्रॉप रोटेशन यूज कर सकते हैं। वाटरमेलन, ओनियन, गार्लिक, ग्राउंडनट, कॉटन, सनफ्लावर, इन सारी क्रॉप्स में से कोई भी क्रॉप्स को हम ले सकते हैं क्रॉप रोटेशन के लिए। टोमेटो में अगर अच्छा उत्पादन लेना है तो स्टैकिंग करना बहुत ज़रूरी माना जाता है। स्टैकिंग मतलब होता है पेड़ को हम रस्सी से या बम्बू स्टिक से हम उसे बांध देते हैं, जिससे हमारा पेड़ सीधा खड़ा रहता है और सीधा बढ़ता जाता है ऊपर को। ये जो प्रोसेस है हम स्टार्ट कर देते हैं 2 से 3 वीक के बाद आफ्टर द ट्रांसप्लांटिंग। स्टैकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हमारी ट्रेनिंग प्रूनिंग में भी आसानी होती है और इंडिविजुअल प्लांट हमारा स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा रहता है। ये हम पॉली हाउस में भी यूज कर सकते हैं और ओपन फील्ड में भी यूज कर सकते हैं। स्टैकिंग करने से हमारे फ्रूट की क्वालिटी अच्छी रहती है, पेड़ मिट्टी में नीचे रहता नहीं है, जिससे हमारे डिजीज़ और बीमारी का खतरा बिल्कुल कम हो जाता है। उसके बाद आते हैं हम हार्वेस्टिंग में। हार्वेस्टिंग में हमें क्या करना है? हार्वेस्टिंग के लिए हमें एंड यील्ड क्या होती है? हार्वेस्टिंग एंड यील्ड डिपेंड करती है आपकी वैरायटी और टाइमिंग क्रॉप्स के हिसाब से, कि आपको किस मार्केट की ज़रूरत है, लोकल मार्केट है या डिस्टेंस मार्केट है, कहाँ पे। टोमेटो की जो हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है वो 60 से 70 डेज़ के बाद हो जाती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रांसप्लांटिंग। एंड डार्क ग्रीन कलर का जब हम टोमेटो आ जाता है तो हम उसको रेडिश पिंक कलर का आ जाता है तो ऑब्जर्व फ्रूट्स को हम क्रॉप्स कर सकते हैं। शुड बी फ्रूट द स्प्रेडिंग हार्वेस्टिंग एट दिस स्टेज कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमारी दूसरी स्टेज होती है ब्रेकिंग स्टेज आती है, जिसमें 1.4 पार्ट ऑफ द फ्रूट्स होते हैं। हार्वेस्टिंग और हार्वेस्टेड फ्रूट्स दे कैन बी स्टार्ट इंश्योरिंग द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द फ्रूट फॉर द ब्रेकिंग स्टेज। इसको हम डैमेज बहुत कम होता है इसमें, जिसको हम लॉन्ग डिस्टेंस में हम इसको भेज सकते हैं। पिंकिश स्टेज होती है, जो हमारी पिंक कलर की फ्रूट का कलर होता है, 3/4 पार्ट्स होता है, जिससे हम उसको पार्ट ऑफ फ्रूट्स को हार्वेस्ट कर सकते हैं। रेडिश पिंक कलर की भी हम फ्रूटिंग करते हैं, जिससे हमारा फ्रूट्स आर स्टिप नियरली होल द फ्रूट टर्न रेडिश पिंक कलर एंड लोकल मार्केट्स में इसको सेल कर सकते हैं। फुली राइपेड फ्रूट को हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं। टमाटर का जो उत्पादन है बेसिकली वैराइटीज़ पर और सीजन पर डिपेंड्स करता है, जिससे हमें अच्छे से उत्पादन मिल जाता है। इसका जो जनरली उत्पादन होता है वो 20 से 25 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन मिलता है, और हाइब्रिड वैरायटी का जो उत्पादन होता है वो 50 से 60 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन मिलता है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग और डिटेल में जाना चाहें तो ये बुक को रेफ़र कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो क्वेरी आप कमेंट्स में भी कर सकते हैं, जिससे आपको हम बाद में भी जवाब दे देंगे आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच।